हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फेडरल सिस्टम, उसको डिस्कशन करेंगे। इससे पहले डीपीएसपी खत्म हो चुका है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और पॉलिटी के बहुत सारे टॉपिक चैप्टर के जो है एमसीक्यू भी खत्म हो चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, या फिर चैनल के जो प्लेलिस्ट में है उसमें अलग अलग दिया गया है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह जो है उसमें डिस्कशन किया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम इन इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, और उसका मेरिट डिमेरिट सब हम लोग देखेंगे। तो फेडरल सिस्टम है क्या, पहले समझते हैं कि फेडरल सिस्टम क्या है। देखिए, फेडरल सिस्टम ये है कि दो मतलब पावर एक जगह कंसंट्रेशन नहीं होके पावर बढ़ जाता है कुछ हिस्से में। और यहाँ पे क्या होता है, देयर आर टू सेट्स ऑफ पावर दैट आर ऑटोनोमस इन देयर ओन स्फीयर। तो क्या होता है, दो सीट होते हैं पावर के, जैसे कि हम लोग मान सकते हैं कि सेंटर और स्टेट, तो वो ऑटोनोमस होते हैं इन देयर ओन स्फीयर। तो रियल फेडरल सिस्टम जो होता है उसमें स्टेट और सेंटर क्या होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं। A federal system is different from the unitary system in that sovereignty is constitutionally split before two territorial levels so that each level can act independently on each other in some area। तो कौन कौन से मतलब फेडरल सिस्टम ट्रू वही होता है कि उन लोगों को ऑटोनोमस जो है डिसीजन लेने का राइट्स होता है और वो लोग इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं, ये होता है फेडरल सिस्टम। तो याद रखिएगा, फेडरल सिस्टम जो है यूनिटरी जो सिस्टम होता है उससे ठीक अपोजिट उसका होता है। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, इसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, कि इंडिया का जो है यूनिटरी सिस्टम के क्या क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर्स है, उसको एक अलग से वीडियो लाएंगे उसके लिए। तो यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, पावर जो है एक ही जगह कॉन्सेंट्रेशन उसका होता है, जैसे कि पावर का बंटवारा नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है सारा मतलब पावर कॉन्सेंट्रेट होकर रह जाए, स्टेट के पास कोई पावर ना हो, जैसे कि पहले जमाने में मोनार्की होता था, उसको भी बोल सकते हैं हम लोग यूनिटरी सिस्टम। उसके बाद है दो तरह का जो है फेडरेशन होता है, ये पर्टिकुलरली इंडिया के लिए नहीं, ये यूनिवर्सल हम लोग बोल रहे हैं। फेडरल सिस्टम क्या होता है इसको हम लोग समझे। इसके बाद देखिए, फेडरेशन एक्चुअली में टू टाइप का होता है। क्या क्या होता है, पावर और शेयर बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट एंड एकोमोडेट इन द डाइवर्सिटी इन द होल एंटाइटी। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पहला टाइप होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब एक ही जगह जो है पावर को जो है इधर से, जैसे ये वाला देखिए, जैसे ये हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर, और यहाँ पे बहुत सारा स्टेट सब है, स्टेट सब बहुत सारा है। तो सेंटर क्या क्या है कि जो है सारा स्टेट को एक जगह बांध के रखा हुआ है, और इन लोगों के बीच जो है पावर का शेयरिंग हो रहा है। इसका एग्जांपल क्या है, इंडिया हो गया, स्पेन हो गया और बेल्जियम हो गया है। ऐसा नहीं है कि स्टेट को जो है पावर नहीं दिया गया है, लेकिन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग मान लीजिए कि ज्यादातर पावर जो है सेंटर के पास होता है, तो स्टेट के पास पावर दिया गया है, लेकिन आप लोग अगर कंपेयर करेंगे तो सेंटर के पास जो है ज्यादा पावर है। हियर पावर आर जनरली टिल्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रल अथॉरिटी, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए कि ये वाला जो सिस्टम होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास ज्यादा पावर होता है, और उसका एग्जाम्पल हो गया इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। उसके बाद नेक्स्ट होता है और एक तरह का कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ये लोग क्या होता है, एक साथ आते हैं बहुत सारा स्टेट और बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक तो फेडरेशन बनाते हैं ये लोग। जैसे यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। यहाँ पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट जो है एक साथ आते हैं और एक लार्ज यूनिट बनाते हैं। इंडिया के, लेकिन इंडिया का जो हुआ था, क्या हुआ था, जब आजाद हुआ था भारत 1947 में, जब अंग्रेज लोग छोड़ के गए थे इंडिया को, तो ये काफी एक बड़ा यूनिट था। तो इतना बड़ा जो यूनिट है उसको एक साथ उसको कंट्रोल कर पाना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर पाना मुश्किल हुआ। तो बहुत सारा हिस्सों में उसको क्या हुआ, बांट दिया गया, बहुत सारा छोटा छोटा यूनिट बनाया गया। छोटा यूनिट क्या हो गया, स्टेट, छोटा छोटा स्टेट बनाया गया, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव पूरा जो कंट्रोल करने के लिए उसको आसानी हो। ये हो गया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जो कि इंडिया के केस में है। लेकिन और एक होता है वही यूएसए जो है क्या हुआ, काफी सारे
छोटे छोटे यूनिट एक साथ मिल गए और एक तो बड़ा यूनिट बना लिए, जो कि है अभी हम लोग यूएसए के नाम से उसको जानते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर टू फॉर्म ए लार्जर यूनिट। यहाँ पे क्या होता है, स्टेट एंजॉय मोर ऑटोनॉमी, और ऐसा जो है फेडरेशन में क्या होता है, स्टेट के पास ज्यादा ऑटोनॉमी होता है और इंडिपेंडेंटली वो लोग बहुत सारा अपना डिसीजन ले पाते हैं, जो कि इंडिया के केस में नहीं है। इंडिया या फिर जो है बेल्जियम मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा ऑटोनॉमी मिलता है स्टेट को। इसका एग्जांपल दिया है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। ये लोग जो है इसी टाइप के फेडरेशन है, जो कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो क्या क्या फीचर्स सब हैं, एक है तो पहला वाला जो है वो है डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी। डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी है। नेक्स्ट हो गया डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस लेवल, जैसे कि स्टेट, सेंटर, उसके बाद सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत भी है। उसके बाद है रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस जुडिशियरी, डुअल सिटीजनशिप और बाइकैमरलिज्म। ये सब जो है इंडिया का जो है फेडरल सिस्टम है उसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले है डुअल पॉलिटी। डुअल पॉलिटी क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड ए डुअल पॉलिसी विद द यूनियन एट द कोर एंड द स्टेट एट इट्स पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब हो गया जो बाउंड्री, ये हो गया बाउंड्री। यहाँ पे है सेंटर है, बीच में जो है सेंटर है, और यहाँ पे बहुत सारे स्टेट हैं। तो हम लोगों का जो है सिस्टम वैसा ही है, जैसे कि कोर में बीच में जो है सेंटर है और इसके पेरीफेरी में है बहुत सारे स्टेट। तो क्या होता है, बहुत सारा जो है यूनियन और जो है और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लोग उसी हिसाब से इंडिपेंडेंटली अपना एक्ट करते हैं। जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट हो गया, नेशनल इशू जितना भी होता है वो यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया है, वो यूनियन लिस्ट में है। जैसे कि हो गया डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, करेंसी हो गया, कम्युनिकेशन, ये सब जो है यूनियन गवर्नमेंट के दायरे में आता है। स्टेट गवर्नमेंट का अपना भी दायरा है, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, ये सब किसके अंडर में आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो इसके ये जितना भी है, ये मैंने दिखाया, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ या फिर लोकल गवर्नमेंट, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का जो है फुल राइट्स होता है। इसके डिसीजन वो ऑटोमेटिकली या फिर ऑटोनॉमी खाली ले सकता है, इसके लिए उसको सेंटर के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। उसके बाद है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट फीचर्स क्या था, ये हम लोग ने देखा डुअल पॉलिटी। डुअल पॉलिटी मतलब सेंटर है और स्टेट है। तो पॉलिटी जो है, पॉलिटी में कितने एक्टर हैं, एक है यूनियन गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे जो है लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और ओनली ए रिटन डॉक्यूमेंट है। ये मतलब खाली जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट खाली नहीं है, बल्कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट लिखा गया है वो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टार्ट होता है प्रीएम्बल से। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है। और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था जब बना था 1950 में, जब उसको एडॉप्ट किया गया था, उस समय उसमें था 395 आर्टिकल थे, जो कि डिवाइड हुआ था 22 पार्ट्स में, और 8 शेड्यूल है। लेकिन अभी कितना है, 470 इसमें आर्टिकल है, जो कि 25 भाग में उसको डिवाइड किया गया है। 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल हैं, इसके याद रखिएगा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये इतना था, और अभी जो करंटली प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल की संख्या और शेड्यूल की संख्या बढ़ के जो है हो गए हैं 470 और 12 शेड्यूल। तो ये जो है जितना भी है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखाया गया है, क्या लिखाया गया है, उसका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, पावर कैसे डिवाइड होगा, फंक्शन कैसे होगा फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट का, ये सारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। एज ए रिजल्ट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू आर अवॉइडेड। तो जो सारा कुछ जो है डिटेल्स में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, उसके तहत जो मिसअंडरस्टैंडिंग और डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग जो है कम होता है या फिर अवॉइड किया जाता है। ये देखें हम लोग सेकंड फीचर। अभी थर्ड देखेंगे डिवीजन ऑफ पावर। फेडरलिज्म का जो है बेसिक है डिवीजन ऑफ पावर, कि पावर एक जो है कंसंट्रेशन होके नहीं रहना चाहिए, पावर जो है कुछ कुछ मतलब यूनिट में वो बंटा होना चाहिए।
तो हम लोगों का जो अभी मैंने बताया 12 शेड्यूल है, उसमें से 7 शेड्यूल जो है वो उसमें प्रोविजन है कि जो पावर है वो 3 लिस्ट में जो है बांटा गया है। उसके तहत क्या है, फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, नेक्स्ट है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो है 98 सब्जेक्ट है पहले जो है, और स्टेट लिस्ट में क्या कितने हैं 59 सब्जेक्ट हैं, और कंकरेंट में कितने हैं 52 सब्जेक्ट हैं। तो हो गया कि ये जो सेंटर बांटा गया है पावर को, यूनियन लिस्ट जो है उसके तहत सेंटर के पास फुल जो है पावर होता है कि इसमें जो जो मेंशन किया गया है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन हो गया, नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी हो गया, करेंसी हो गया, इनमें जो है यूनियन गवर्नमेंट के पास फुल पावर होता है कि उसके लिए वो डिसीजन ले सके या फिर कोई रूल रेगुलेशन कुछ भी ला सके। उसके बाद हो गया स्टेट लिस्ट में अलग से मेंशन है कि कौन कौन सा जो है सब्जेक्ट पे स्टेट का फुल अधिकार है, उसका पावर है। उसके बाद कंकरेंट में क्या होता है, दोनों का सेम अधिकार होता है, स्टेट का और सेंटर का। लेकिन अगर कोई सिचुएशन आया जहां पे कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों के बीच, कोई ऐसा एक चीज मतलब इवेंट हुआ या फिर कुछ चीज के लिए दोनों में कुछ मतभेद हो गया, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें जो है क्या होता है, उसके लिए विन सिचुएशन होता है, वो जीत जाता है, ज्यादा प्रिवेल मतलब ज्यादा वेटेज दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। उसके बाद जो है रेसिडुअरी सब्जेक्ट, वो कौन सा, जो कि ये तीनों जो लिस्ट अभी मैंने बताया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में जो सब मेंशन नहीं हुआ है, वो सब्जेक्ट को जो है उसके ऊपर पावर किसका रहता है, सेंटर के पास रहता है, वो रहता है सेंटर के पास। याद रखिए रेसिडुअरी पावर जो होता है वो किसके पास है, सेंटर के पास है। तो जो सेंटर एंड द स्टेट बोथ पास द लॉ इन द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, यहाँ पे दिया गया है कंकरेंट लिस्ट के ऊपर जो है सेंटर और स्टेट का दोनों ही पास कर सकते हैं, लेकिन कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ तो सेंट्रल लॉ जो है वो प्रेसिडेंट, सेंट्रल लॉ जो है वो जीत जाएगा, वो ही प्रिवेल होगा। तो ये देखें हम लोग थर्ड फीचर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ पावर, मतलब पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका मतलब कि पावर जो है डिवीजन हुआ है, 3 लिस्ट हुआ है और 3 लिस्ट में से जो सब्जेक्ट नहीं दिया गया है वो सेंटर के पास है पावर। उसके बाद नेक्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा जो संविधान है वो सर्वोपरि है। हम लोगों का जो डेमोक्रेसी है इंडिया का, उसमें से सबसे जो है सुप्रीम है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट और द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। द लॉ पास बाय द सेंटर एंड द स्टेट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद दिस प्रोविजन। तो सेंटर या फिर स्टेट कोई भी लॉ पास करता है, कोई भी नया भी रूल रेगुलेशन लाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन है उसके दायरे के अंदर लाना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर होता है तो क्या होता है, वो इनवैलिड जो है डिक्लेयर किया जाता है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर कोई भी लोअर कोर्ट के द्वारा। जो है प्रोविजन है जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि जितना भी लॉ पास हुआ रहता है या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो गया या लेजिस्लेचर के बनाया गया कुछ लेजिस्लेशन हो गया, उसको क्या करेगा, वो रिव्यू करेगा। और वो अगर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो भी लॉ बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड्री के बाहर है, उसको इनवैलिड जो है करार दिया जाएगा। एज ए रिजल्ट द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन कौन कौन से है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियल है। एट बोथ लेवल मतलब स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, मस्ट ऑपरेट विद इन द बाउंड्रीज एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो बाउंड्री बना दिया है, जितना भी प्रोविजन है उसके बीच में ही, उसके अंदर में ही रह के वो कोई भी प्रोविजन बना सकता है। हम लोगों का इसीलिए इंडिया का जो जितना भी सिटीजन है उनके राइट्स को जो है प्रोटेक्शन करने के लिए ये सब है। जैसे कि हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिला है, फंडामेंटल राइट्स को अगर छीन ले एग्जीक्यूटिव कुछ ऑर्डर दे या फिर कुछ लेजिस्लेशन आ गया तो जुडिशियल रिव्यू हो, जो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवेन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिड कर देगा। तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल सिस्टम हम लोगों का जो है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। नेक्स्ट है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड मतलब जिसको कि बहुत जल्दी बदल ना पाए, मतलब रिजिड होना, तुरंत ही उसको मतलब चेंज नहीं किया जा सकता है। The division of the power established by the Constitution as well as the Constitution's supremacy can only be maintained if the method of amendment is
रिजिड। तो इतना हम लोगों का इतना लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, पॉपुलेशन इतना मतलब ज्यादा है, इतने लोग हैं, इतना डाइवर्सिटी है, फिर भी जो है हम लोगों का इंडिया का देखिए डेमोक्रेसी अभी तक इंडिपेंडेंट के बाद बजाय है, मतलब उसको चेंज कोई नहीं कर पाया। हालांकि बहुत सारा देश में जो है डेमोक्रेसी जो है बंद हो गया, उसके बाद फिर मोनार्की आ गया था, लेकिन हम लोगों का इंडिया का डेमोक्रेसी जो है चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का अमेंडमेंट जो है वो रिजिड है, कोई भी एकदम चाहे तो एकदम एकाएक जो है अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। एज ए रिजल्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड टू द पॉइंट वेयर दोस प्रोविजन डीलिंग विद फेडरल स्ट्रक्चर, जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, इसके लिए काफी रिजिड है ये। जैसे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन हो गया, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये कैसे अमेंडमेंट किया जा सकता है? जैसे कि एक जॉइंट एक्शन होगा सेंटर का और स्टेट का, खाली सेंटर चाहे तो इसको चेंज नहीं, हम लोगों का फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं हो सकता है, खाली अगर स्टेट चाहे या फिर खाली एक मतलब सेंटर का चाहे नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए एक मतलब प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? उसके लिए कोई एक्ट लाना पड़ेगा इन लोगों को, जैसे कि स्पेशल मेजोरिटी के तहत वो बिल पास होगा। उसके बाद जो है अप्रूवल चाहिए होगा हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का, जो स्टेट असेंबली है उसको जो है पास करेंगे, आधा से ज्यादा, आधा 50% स्टेट अगर उसको पास करते हैं तभी जाके वो बिल जो है पास हो सकता है और एक्ट बन सकता है, लॉ बन सकता है। तो ये प्रोसीजर काफी लंबा होता है, तो रिजिड है, इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, इसीलिए जो है अभी तक हम लोगों का डेमोक्रेसी सस्टेन कर पाया है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मतलब हो गया जैसे 3 ऑर्गन अभी हम लोग देख रहे थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। तो कोई भी अपना काम में जो 3 ऑर्गन है, तीनों सेपरेशन ऑफ पावर है, कोई भी जो है ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के काम में इंटरवेन नहीं करना चाहिए या फिर कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं क्रिएट करना चाहिए। ये है हम लोगों का दिया हुआ है डीपीएसपी में, ये एक प्रोविजन भी है। तो जुडिशियरी जो है एक डेमोक्रेसी के तहत एक फेडरल सिस्टम में जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो अपना डिसीजन जो है किसी के ऊपर डिपेंड करके नहीं लेना चाहिए। ये है एक फीचर्स। तो इंडिया में ये फीचर्स जो है काफी अच्छे से मनाया जाता है। जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट जुडिशियरी लेड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर द 2 पर्पस। क्यों? मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है ये, क्यों? क्योंकि टू प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू जुडिशियल रिव्यू। अभी हम लोग देख रहे थे कि कोई अगर गलत कानून आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर आ रहा है, तो उसको इनवैलिड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, उसको इनवैलिड जो है मान सकता है, वो लॉ को खारिज कर सकता है। ये इसीलिए, तो इससे क्या होगा कि जो है सिटीजन का राइट को वो प्रोटेक्ट कर सकता है। और एक क्यों? to resolve the dispute between the center and the states or between state। तो अगर कोई डिस्प्यूट हुआ सेंटर और स्टेट के बीच में, या फिर 2 या अधिक उसमें से स्टेट और स्टेट के बीच में, तो वो उसको रिसॉल्व करने के लिए कोई तो चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सॉल्व करता है। तो इसीलिए जो हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है। To make the judiciary independent for the government, the constitution include provisions such as tenure, security of the judge। जज का हम लोगों का कितना साल जज रह पाएगा वो फिक्स्ड है, फिक्स सर्विस कंडीशन भी है, और बहुत सारा ऐसा है। उनको जो है सुप्रीम कोर्ट का जज को ऐसे ही मतलब नहीं निकाला जाए, रिमूवल उनका नहीं हो सकता। बहुत सारा ऐसा प्रोविजन है जिसमें से कि जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस जो है वो बजाय रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा प्रोविजन है। नेक्स्ट है बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म क्या होता है? 2 हाउस होना। तो कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड है बाइकैमरल लेजिस्लेचर विद अपर हाउस। अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा। और लोअर हाउस कौन सा है? लोकसभा। तो हमारा सेंटर में 2 ही सभा है, कौन सा? राज्यसभा और लोकसभा। हम लोगों का बाइकैमरलिज्म है। तो राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इंडियन फेडरेशन। जो राज्यसभा किसको? राज्य मतलब क्या हुआ? हिंदी में हो गया राज्य, मतलब राज्य ही बोला जाता है स्टेट को। तो राज्यसभा क्या हो गया? ये रिप्रेजेंट करता है इंडियन का जितना भी स्टेट है उनको, बहुत सारे जो है राज्य से चुन के आते हैं वहां के मेंबर। तो इंडिया का जो फेडरेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है उसका स्टेट को। और लोकसभा, लोक मतलब हो गया हिंदी में पीपल। लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करता है? पीपल ऑफ इंडिया। हम लोग जो वोट करते हैं, जो 5 साल में एक बार वोट होता है, हम लोग किसको वोट देते हैं? एमपी को जो है वोट देते हैं, सोचते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हम लोग
लोकसभा का मेंबर को जो है डायरेक्ट वोट देते हैं, लेकिन राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं वो इनडायरेक्टली चुन के आते हैं यहाँ पे राज्य पार्लियामेंट में। तो राज्यसभा जो है रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ इंडियन फेडरेशन और लोकसभा रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन, जितना भी पीपल है इंडिया के। तो राज्यसभा जो होता है ये क्या है, डिस्पाइट ए वीकर चैम्बर इधर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग फेडरल इक्विलिब्रियम। तो फेडरलिज्म जो है उसको मेंटेन करने के राज्यसभा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और सेफगार्डिंग जो स्टेट का इंटरेस्ट है उसको भी सेव करने के लिए, या फिर कुछ भी ऐसा होता है जैसे लोकसभा कोई भी बिल पास नहीं कर सकता है। आप लोगों को पता होगा कि कैसे बिल पास होता है। बिल जो है राज्यसभा और जो राज्यसभा में भी बिल एक पास होना चाहिए, उसके बाद लोकसभा में भी पास होना चाहिए। मनी बिल के अलावा, मनी बिल को खाली लोकसभा पास करता है, तो उसके बाद जाके ये एक्ट बन पाता है। प्रेसिडेंट का जो है एसेंट मिलता है, उनका जो है सिग्नेचर दिया जाता है, उसके बाद वो लॉ बनता है कंट्री में। तो खाली जो है लोकसभा अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसमें स्टेट का भी जो है बहुत सारा स्टेट का भी उसमें रहना चाहिए कुछ पार्टिसिपेशन। इसीलिए राज्यसभा जो है काफी इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म को सस्टेन रखने के लिए। और जो है एक आया था बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, बेसिक फीचर्स का जो है डॉक्ट्रिन आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि जो है फेडरलिज्म जो है वो इंडिया का जो है वो बेसिक फीचर्स है, उसको जो है कोई चेंज नहीं कर सकता। और एक बात याद रखिएगा कि इंडियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे फेडरलिज्म वर्ड मेंशन नहीं है, बल्कि जो है आर्टिकल 1, मैंने एक एमसीक्यू में बताया भी था, आर्टिकल 1 जो है मेंशन किया है इंडिया और भारत, ये दोनों नाम मेंशन है, और यूनियन ऑफ स्टेट उसमें लिखा हुआ है। फेडरलिज्म कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा अभी मैंने बताया काफी सारे फीचर्स हैं जो कि फेडरल, उसके नेचर जो है फेडरल है। तो हालांकि जो है मेंशन नहीं है, लेकिन फेडरल सिस्टम जो है इंडिया में बजाय है। तो इसको जो है फेडरल जो है अभी हम लोग पूरा डिस्कशन किए, जितना भी फेडरल सिस्टम का जितना भी बेसिक फीचर्स था, और जो है इंडिया में कौन कौन सा फीचर्स है, किस टाइप का फेडरलिज्म है, सब हम लोगों ने डिस्कशन किया। नेक्स्ट हम लोग जो यूनिटरी फीचर्स है उसको डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर सकते हैं, ताकि नया वीडियो जो आए उसको आप लोग जान पाए। और जो है पॉलिटी का DPSP जो खत्म हुआ था वो नीचे लिंक में आप लोग देख सकते हैं जाके। थैंक यू।